दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, एमपी और उत्तराखंड पीसीएस के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 34। दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का जो पहला प्रश्न है, देखिए, लौह धातु के अंश के आधार पर निम्नलिखित अयस्कों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे अधिक आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक लौह धातु का अंश किस अयस्क में होता है, तो मैग्नेटाइट में दोस्तों सबसे अधिक लौह अयस्क होता है। दूसरा सर्वोत्तम अयस्क हेमेटाइट होता है। इसके बाद लौह धातु के अंश के आधार पर लिमोनाइट और सीडेराइट का स्थान आता है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक लौह अंश मैग्नेटाइट में, और ये सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। दूसरा सर्वोत्तम अयस्क हेमेटाइट है और उसके बाद दोस्तों लिमोनाइट और सेडेराइट का स्थान आता है। तो 1, 2, 4 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सीडेराइट को लौह कार्बोनेट कहा जाता है। इसमें लौह धातु का अंश लगभग 40 से 45% तक होता है और सर्वाधिक लौह अंश मैग्नेटाइट में होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। दूसरा है कि झारखंड भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। और तीसरा, आंध्र प्रदेश में उत्पादन अभ्रक का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। और चौथा है, परतदार चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत हैं। तो इनमें से कौन से सही कथन हैं? दोस्तों 1 और 3 आपके सही कथन हैं। क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है और आंध्र प्रदेश अभ्रक का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। दोस्तों देखिए, क्रोमाइट के उत्पादन पर ओडिशा का एक अधिकार है। देश में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है झारखंड, झारखंड नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ भारत में टिन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। धात्विक खनिजों का मुख्य स्रोत आग्नेय शैल होती है और परतदार चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम जैसे अयस्क पाए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश अभ्रक का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। तो परतदार चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए नहीं बल्कि कोयला और खनिज तेल के लिए होती हैं। तो इसमें 1 और 3 आपका सही उत्तर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा एनसीआर में सर्वाधिक योगदान देता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। एनसीआर में दोस्तों हरियाणा के कुल 13 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले इसमें शामिल हैं और राजस्थान के 2 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। तो याद रखिएगा, एनसीआर क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान हरियाणा का है। इसके 13 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 8 ज़िले और तीसरे पर राजस्थान, इसके 2 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस, ग्रेबो, सर्पेंटाइन, बेसाल्ट, सिस्ट और बिटुमिनस ग्रेनाइट। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? दोस्तों बिटुमिनस का कायांतरित रूप ग्रेफाइट होता है, ग्रेनाइट नहीं। तो याद रखिएगा, बिटुमिनस का जो रूपांतरित या कायांतरित रूप है ये ग्रेनाइट नहीं बल्कि ग्रेफाइट होता है। और ग्रेनाइट का रूपांतरित नीस होता है, ग्रेबो का रूपांतरित रूप सर्पेंटाइन और बेसाल्ट का सिस्ट होता है। इसमें ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। बिटुमिनस का रूपांतरित रूप ग्रेनाइट नहीं बल्कि ग्रेफाइट होता है।
अगला प्रश्न है, देखिए भूगोल से संबंधित है। बैथोलिथ बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। दूसरा कथन है कि छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टाक कहते हैं। तीसरा कथन है कि जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे सिल कहते हैं। और इन कथनों के आधार पर कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, केवल और केवल कथन 2 आपका सही है। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टाक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत का अंतर्वेदी प्रतिरूप लैकोलिथ कहलाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि बैथोलिथ जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी प्रतिरूप है। बैथोलिथ एक पाताली पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है, बहिर्वेदी चट्टानों से नहीं। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ये है कि दोस्तों, मैग्मा किसी लंबवत दरार में पड़ता है तो उसे डाइक कहा जाता है, सिल नहीं। याद रखिएगा, डाइक कहा जाता है, न कि सिल। तो तीसरा कथन भी आपका गलत हो जाएगा। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में जमता है तो उसे सिल कहते हैं, और लंबवत जब जमता है तो उसे डाइक कहा जाता है। तो देखिए, केवल और केवल कथन 2 आपका सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा पर्वत ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है वासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज और यूराल। तो दोस्तों, यूराल पर्वत आपका ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है। और आप जानते हैं कि जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग, जैसे यहाँ पर मध्य भाग जो है ये नीचे धंस जाता है, ये नीचे धंस जाता है, तो समीपवर्ती भाग, जो ये समीपवर्ती भाग है, ये ऊपर उठ जाते हैं, तो उसे ब्लैक पर्वत कहा जाता है। इसमें वासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट और साल्ट रेंज ये ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं, जबकि यूराल पर्वत जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय घास भूमि का उदाहरण नहीं है? देखिए, सवाना, लानोज, कैंपोज और पंपास। तो सही उत्तर है पंपास। दोस्तों, पंपास जो है उष्णकटिबंधीय घास भूमि नहीं है। पंपास जो है ये शीतोष्ण कटिबंधी, याद रखिएगा, पंपाज शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमि का उदाहरण है, उष्ण कटिबंधी का नहीं। और पंपास घास भूमि अर्जेंटीना में पाई जाती है। प्रेयरी आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और स्टेपी ये शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये करंट अफेयर से है लेकिन थोड़ा पुराना है। जुलाई 2021 में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड की राजधानी है और यहाँ पर दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। लगभग 40 फुट लंबा यह ब्रिज एक पैदल यात्री पुल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को हटा लिया गया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो सही उत्तर है केरल। देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, केरल में ट्रांसजेंडर जो समुदाय के विद्यार्थी हैं उनके लिए ट्रांसजेंडर नीति की घोषणा केरल ने सर्वप्रथम की है और राज्य द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को हटाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान कौन सा था? ऑप्शन है प्रथम, तृतीय, 10वां या 9वां। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का WTO के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में 9वां स्थान था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि वैश्विक कृषि निर्यात के 31% भाग के साथ भारत 9वें स्थान पर था। इसके अलावा पहले स्थान पर यूरोपीय यूनियन और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य है और दूसरा है कि इस नीति में 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि असम जो है ये
पहली नई जनसंख्या नीति लॉन्च करने वाला जो है पहला राज्य है, और उत्तर प्रदेश पहला नहीं बल्कि ये दूसरा राज्य है असम के बाद। और इस नीति में 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन सही है कि जो उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति है, ये उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लागू करने वाला असम के बाद दूसरा राज्य है, और यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया है। ऑप्शन बी केवल 2 आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल में जोगाजोग नामक स्वयं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो उत्तर है बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश द्वारा फेसबुक को टक्कर देने के लिए जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल कालीन इतिहास से है। मुगल कालीन विदेशी यात्रियों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पीटर मुंडी मुगल शाहजादों के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका सही नहीं है। कारण ये है कि निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो 14 वर्ष की आयु में वेनिस से भागकर भारत आया था, और यह मुगल शाहजादों के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था। तो पीटर मुंडी नहीं बल्कि मनुची जो है मुगल बादशाहों के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था। दूसरा है बर्नियर पेशे से जौहरी था जिसने भारत में हीरे की खानों और कोहिनूर का वर्णन किया है। तो ये भी सही नहीं है। दोस्तों, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर जो है ये पेशे से जौहरी था। इसने भारत में हीरे की खानों और कोहिनूर हीरे का वर्णन किया है। बर्नियर दोस्तों ये भी फ्रांस का ही यात्री था, लेकिन ये पेशे से डॉक्टर था यानी चिकित्सक था। तो सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। बर्नियर नहीं बल्कि ट्रेवर्नियर पेशे से जौहरी था जिसने भारत में हीरे की खान और कोहिनूर हीरे का वर्णन किया है। तो दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल कालीन स्थापत्य कला से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि जहांगीर का मकबरा तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता है। दूसरा कथन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण नालंदा के बौद्ध विहारों से प्रेरित है या उसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो देखिए कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें केवल कथन 2 सही है कि फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित है। पहला कथन कि जहांगीर का मकबरा तैमूर वंश का शमशान गृह है, ये सही नहीं है क्योंकि हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी और वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। और इस मकबरे में 5 बादशाह जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद रज्जात, रफ़ी उद्दौला और आलमगीर दूती और दारा शिकोह को दफनाया गया। इसलिए इस मकबरे को तैमूर वंश का शमशान गृह कहा जाता है। ये जहांगीर का मकबरा नहीं बल्कि हुमायूं का मकबरा जो है उसको तैमूर वंश का शमशान गृह कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये कथन यहाँ पर जहांगीर के मकबरे के रूप में दिया गया है तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि हुमायूं का मकबरा तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता है। केवल 2 यानी दूसरा कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी। याद रखिएगा अकबर द्वारा जो मजहर की घोषणा है ये 1579 में की गई थी। ए का चौथा हो जाएगा। मालवा विजय 1562 में, बी का तीसरा। आईना ए दहशाला की शुरुआत 1580 में की गई, सी का पहला। और सती प्रथा का निषेध 1591 में यानी डी का दूसरा। तो देखिए 4, 3, 1 और 2 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। देखिए 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है?
ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम, कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या श्रम ब्यूरो। इनमें से औद्योगिक श्रमिकों या इंडस्ट्रियल्स जो श्रमिक होते हैं, इनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। और आप जानते हैं कि कुछ चयनित उद्योगों में कार्यरत श्रमिक वर्ग परिवारों के लिए जीवन यापन की लागत पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को मापने वाला जो है ये श्रम ब्यूरो है। ये एक मूल्य सूचकांक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑपरेशन ग्रीन्स, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और खुला बाजार बिक्री योजना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग से ऑपरेशन ग्रीन, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित है। खुला बाजार बिक्री योजना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नहीं है। दोस्तों, खुला बाजार बिक्री योजना के तहत सरकार के निर्देश पर भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई पूर्व निर्धारित कीमत पर समय समय पर खुला बाजार बिक्री योजना घरेलू के माध्यम से केंद्रीय पूल से अतिरिक्त स्टॉक का विक्रय करता है और अन्य तीनों योजनाएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार कृषि ऋण प्रवाह में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी अत्यंत कम थी। इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? निम्न साक्षरता, कम कृषि योग्य क्षेत्र और भूमि के सामुदायिक स्वामित्व का प्रचलन। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो कथन 2 और 3 आपके सही हैं। देखिए 2 और 3 ऑप्शन बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि कथन 2 और 3 आपके 1 और 2 आप देख सकते हैं दोस्तों कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आप देखिए कि 1 और 2 यहाँ पर आप देखिए कि ऋण प्रवाह में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी अत्यंत कम थी। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो इसमें महत्वपूर्ण कारण है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कम कृषि योग्य क्षेत्रफल का देश के कुल क्षेत्रफल के 2.74% योगदान है और सामुदायिक स्वामित्व के कारण उत्तर पूर्व क्षेत्र में रहने वाले लोग किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। तो इसमें से कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 0 का स्कोर पूर्ण असमानता तथा 1 का स्कोर पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा कथन है कि इस गुणांक का उपयोग जनसंख्या के मध्य आय के वितरण को मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? कथन 2 आपका सही है गिनी गुणांक के आधार पर। दोस्तों, गिनी गुणांक का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ये आप जान लीजिए। इसमें 0 जो है ये पूर्ण समानता को और 1 जो है पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन, ये गुणांक जनसंख्या के मध्य आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही है। केवल कथन 2 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। और दूसरा कथन है कि रक्षा क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसका कारण ये है कि भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है और 2020-21 में भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर रहा है। अगला प्रश्न है, सरकार ने आईटी यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की किस उम्र के लोगों को छूट प्रदान की है? 60 वर्ष से ऊपर, 70 वर्ष से ऊपर, 80 वर्ष से ऊपर या 75 वर्ष से ऊपर? तो दोस्तों 2021-22 देखिए 2021-22 वित्तीय वर्ष में सरकार ने आईटी रिटर्न फाइल करने में 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को छूट प्रदान की है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल पर कृषि सेस लगाया है
और यह पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर लगाया गया है। तो सही उत्तर है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बजट 2021-22 में सरकार ने फार्म सेस या कृषि अधिभार लगाया है, जो कि पेट्रोल पे 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर था। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न कि केंद्र सरकार ने कहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? लेह, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लेह में। दोस्तों देखिए, लेह में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और आप जान लीजिए कि ये बजट 2021-22 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लेह यानी लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है। और दूसरा कथन है कि व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 15 साल बाद और व्यावसायिक वाहनों के मामले में 20 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में फिटनेस टेस्ट प्रस्तावित किए गए हैं। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है? सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। तो देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति में व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 साल बाद जो है ये 20 साल बाद और व्यावसायिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद इनके हटाने की व्यवस्था या ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में फिटनेस टेस्ट प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें केवल कथन एक, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई के बारे में विचार कीजिए। देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 से अगले 5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर दहाई अंकों में वृद्धि दर का लक्ष्य है। और दूसरा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र में दोस्तों दिग्गजों को वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने के लिए 10 सेक्टरों में पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें कथन केवल एक सही है। आप देख सकते हैं केवल कथन एक सही है कि विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अंग बनाने के लिए और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने के लिए 13 सेक्टरों में पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। ये 13 सेक्टरों में की गई है, न कि 10 सेक्टरों में। तो ऑप्शन ए यानी कथन एक, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, एनआईपी को दिसंबर 2020 में शुरू किया गया है और ये अब तक का पहला पूर्ण सरकारी अभ्यास है। ये आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को दिसंबर 2020 में नहीं बल्कि दिसंबर 2019 में शुरू किया गया है। और एनआईपी दोस्तों 6,835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च किया गया है और परियोजना पाइपलाइन का विस्तार अब 7400 परियोजनाओं तक हो गया है। और इसके अलावा अगला कथन है कि कुछ प्रमुख मंत्रालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 217 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो इसमें ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए आपका सत्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना दिसंबर 2019 में प्रारंभ की गई है, 2020 में नहीं। अगला प्रश्न ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, बजट 2018-19 में 500 करोड़ रुपए के व्यय से ऑपरेशन ग्रीन योजना की घोषणा की गई थी, ये सही है। और दूसरा है कि बजट 2021-22 में इस योजना के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल हो जाएंगे। प्रारंभ में इसमें केवल टमाटर, प्याज और आलू शामिल थे, तो ये सही है। दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हैं। 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना शुरू की गई थी। प्रारंभ में इसमें टमाटर, प्याज और आलू टॉप शामिल थे और बजट 2021-22 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 22 नए उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, 1 और 2 दोनों।
अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस आवासों का नामकरण किसके नाम पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही उत्तर है ठाकुर रोशन सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले के पुलिस आवासों का नामकरण शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश का बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 5वां, 6वां, 9वां और 10वां। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, 6वां स्थान। देखिए दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश का बड़े राज्यों में 6वां स्थान है और 2020 से इसने प्रगति करते हुए एक स्थान की छलांग लगाई है। 2020 में उत्तर प्रदेश का बड़े राज्यों में 7वां स्थान था, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में दोस्तों उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान हो गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नए स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, मेरठ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नए स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पाइप द्वारा सभी घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, 2024 तक। दोस्तों, जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गाँव में ई गवर्नेंस के विस्तार के लिए कौन सी योजना संचालित है? आपको बताना है। तो ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। दोस्तों, गाँव में ई गवर्नेंस के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, करदाताओं की पहचान के लिए अस्थायी खाता संख्या यानी पैन परमानेंट अकाउंट नंबर के स्थान पर करदाता पहचान संख्या यानी टिन प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन है प्रोफेसर राजा जी चलैया समिति, दत्त समिति, दवे समिति या केलकर समिति। तो सही उत्तर है प्रोफेसर राजा जे चलैया समिति। दोस्तों, आरजे चलैया समिति ने पैन के स्थान पर करदाताओं की पहचान के लिए टिन का सुझाव दिया था, जिसे करदाता पहचान संख्या या टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? इसमें देखिए, पहला कथन है दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों और बिलों का क्रय विक्रय है। ये सही है। बैंक दर खुले बाजार की क्रियाएं वैधानिक तरलता अनुपात साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियां हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, ये वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन, ये गुणात्मक नहीं बल्कि परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक विधियां हैं। और गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से है। ये सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। ये सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि बैंक दर खुले बाजार की क्रियाएं वैधानिक तरलता अनुपात साख नियंत्रण की ये मात्रात्मक या परिमाणात्मक विधियां हैं, गुणात्मक विधियां नहीं। अगला प्रश्न है, पीपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति समता। देखिए, पीपीपी अर्थात क्रय शक्ति समता किसी मुद्रा के वास्तविक मूल्य को परिकलित करने की विधि है, जो मुद्रा के बाजार विनिमय दर से जो है भिन्न हो सकती है। तो इसमें एक आपका सही है। दूसरा है कि ये विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लोगों के जीवन स्तर के अध्ययन के लिए लोकप्रिय पद्धति है। ये भी सही है। और तीसरा, पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की अवधारणा यूरोपीय रूढ़िवादी अर्थशास्त्री गुस्टाव कैसल द्वारा विकसित की गई थी। तो दोस्तों, इसमें तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में।
अगले प्रश्न पर आते हैं, अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा वित्तीय निरीक्षण बोर्ड यानी बीएफसी की स्थापना कब की गई? 1990, 1991, 2001 या 1994 में? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1994 में। दोस्तों, भारतीय वित्तीय व्यवस्था की निगरानी और निरीक्षण के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा वित्तीय निरीक्षण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1994 में की गई और ये वाणिज्यिक बैंकों और गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय समावेशन कॉरपोरेशन और प्राथमिक विक्रेताओं का निरीक्षण करता है। अगला प्रश्न है इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। इतिहासकार मिन्हाज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किस शासक को कहा है? ऑप्शन है नसीरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश, देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह या फिर बलबन। तो इसमें मिन्हाज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे कहा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इतिहासकार मिन्हाज ने नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मिन्हाज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तबकात ए नासरी नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की है। ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था और गौरतलब है कि नसीरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, किस शासक की नीति गाजर और छड़ी यानी कैरेट एंड स्टिक के सिद्धांत पर आधारित थी? ऑप्शन है बलबन, जहांगीर, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर है अकबर, ऑप्शन सी। दोस्तों, अकबर की जो राजपूत नीति थी वो गाजर और छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी। इस नीति के तहत राजपूतों के वैदेशिक संबंधों का निर्धारण बादशाह करता था और राजपूत अपनी रियासत से स्वतंत्र होते थे और मुगल घरानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने या न करने के लिए स्वतंत्र होते थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सल्तनत काल का सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान कौन था? ऑप्शन देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या नसीरुद्दीन खुसरो। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, सल्तनत काल का सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना था और बरनी के अनुसार वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास रखता था और विद्रोहियों के प्रति अनुचित दयालुता प्रदर्शित करता था। तो याद रखिएगा, सल्तनत काल का सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक महत्वपूर्ण कथन है, यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, न ही कभी रोजे रखता हूँ और न ही कभी शुक्रवार की नमाज में शामिल होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। ये किस शासक का कथन है? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन को पढ़ने लिखने का समय नहीं मिला, इसलिए बरनी कहता है कि वह अशिक्षित था, यद्यपि फरिश्ता मानता था कि सुल्तान बनने के बाद उसने फारसी सीखी थी। अगला प्रश्न है और इस जो आज का टेस्ट सीरीज है इसका आखिरी प्रश्न है कि चरी, करी और घरी नामक कर लगाने वाला शासक कौन था? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चरी यानी पशु चराई कर, करी यानी जो है करी एवं घरी यानी गृह कर और चरी, करी और घरी नामक नवीन करों को लगाया था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने भू राजस्व की राजस्व दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया और खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। तो याद रखिएगा, चरी, करी और घरी नामक कर लगाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तो दोस्तों, ये था आज का टेस्ट सीरीज। इसमें हमने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, सामान्य अध्ययन के जो यूपी स्पेशल के अतिरिक्त प्रश्न थे वो अन्य राज्यों जैसे बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी और उत्तराखंड पीसीएस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।